दोस्तों, पिछले 10-15 दिनों में मिडिल ईस्ट से जो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं, उनमें से आज की खबर सबसे बड़ी है। खबर ये है कि अमेरिकी अखबार न्यू लाइन्स मैगजीन ने एक विस्फोटक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने 15,000 पाकिस्तानी शिया नागरिकों को अपने यहाँ से निकाल दिया। दोस्तों, ये अकेले नहीं थे, ये करीब 5,000 परिवार हैं। सोचिए, 5,000 परिवार के घरों में एक साथ क्या गुजरी होगी। और बड़ी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर लोग कोई 2-4 साल के मेहमान नहीं थे। ये वो लोग थे जो अपनी ज़िंदगी के 20 से 25 साल यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में बिता चुके थे। उनके बच्चे वहीं पले बड़े, उन्होंने वहीं अस्पतालों, स्कूलों और ऑफिसों में अपनी मेहनत के जौहर दिखाए। उनका हर सपना इन रेगिस्तानी शहरों से जुड़ा था, मगर एक झटके में जैसे कोई शतरंज का मोहरा हटाया जाए, ये लोग उखाड़ कर फेंक दिए गए। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने सिर्फ इन लोगों को डिपोर्ट यानी देश से निकाला ही नहीं, बल्कि पहले उनकी जेबें खाली करवाई। यानी इन 15,000 लोगों के बैंक अकाउंट तुरंत फ्रीज कर दिए। उनकी जमा पूंजी, उन्होंने जो गाड़ियां खरीदी थी, जो मकान बनाए या किराए पर लिए थे, सब कुछ जब्त यानी सीज कर लिया गया। मानो उनकी मेहनत की कमाई पर सरकार ने अपना हक जता दिया। इतना ही नहीं, इन लोगों को बिना कोई आरोप पत्र दिखाए, बिना कोई केस दर्ज किए जेलों और डिटेंशन सेंटरों में ठूंस दिया गया, जहां बुजुर्गों के साथ वैसा व्यवहार किया गया जैसा शायद ही कोई जानवरों के साथ करे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 साल के बुजुर्ग से, जिसकी टांग की सर्जरी हुई थी, घुटनों के बल बैठाकर तलाशी ली गई और फिर उसी ऑपरेशन वाली टांग पर मारा गया। एक व्यक्ति का हाथ तोड़ दिया गया, दूसरों को कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया। ये सब उस देश में हुआ जो खुद को आधुनिक कहलाता है। ये एक भयानक ह्यूमन राइट एब्यूज यानी इंसानी हुकूक की नाफरमानी है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि इनका गुनाह क्या था। क्या इन लोगों ने कोई बम धमाका किया था? क्या इन्होंने कोई विद्रोह किया था? नहीं दोस्तों, इनका इकलौता गुनाह था कि वे शिया मुसलमान हैं। और जब से ईरान के साथ अमेरिकी जंग छिड़ी है, शिया होना गोया मानो सिक्योरिटी रिस्क हो गया। एक संगठित अभियान यानी मुनज़्ज़म मुहिम चला रहा था। पहले मजदूरों को बेदखल किया गया, फिर पढ़े लिखे शिवाओं की बारी आई, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने 25 साल से संयुक्त अरब अमीरात में अपना बिजनेस फैला रखा था। अरबों रुपए उनके बैंक अकाउंट्स में फ्रीज हो गए और उन पर संयुक्त अरब अमीरात में पुनः प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध यानी परमानेंट बैन, हमेशा की पाबंदी भी लगा दी गई। यानी उनकी वापसी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान सरकार चुप क्यों है। जब न्यू लाइन्स के पत्रकार ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को फोन किया तो उन्होंने न सिर्फ निर्वासन से इनकार कर दिया, बल्कि अचानक फोन काट दिया, यानी आवाज दबाने की कोशिश की गई। अब सवाल है, संयुक्त अरब अमीरात ऐसा क्यों कर रहा जबकि उसके पड़ोसी देश सऊदी, कतर, ओमान ये सब नहीं कर रहे? क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान अमेरिका जंग में अपने पाले का साफ चुनाव कर लिया है। वह अमेरिकी दबाव में है और उसी के इशारे पर चलकर पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है। आपको याद होगा कि इसी दौरान संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान से $3.5 बिलियन का लोन वापस मांग लिया था और पाकिस्तान उसे चुका भी चुका है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है फिलिस्तीन से। अल अक्सा मस्जिद के अहाते में जानवर की कुर्बानी देने जा रहे यहूदी सेटलर्स पर कार्रवाई की गई। यरूशलेम में जबरदस्त कशीदगी यानी तनाव और हंगामा देखने को मिला। पुलिस ने 21 सेटलर्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल इन सेटलर्स के एक ग्रुप ने 1 मई को मौके पर अल अक्सा मस्जिद के अहाते में जबरदस्ती घुसने और अपने साथ एक बकरी को अंदर ले जाने की कोशिश की ताकि वहां यहूदी मजहबी रस्मों को अंजाम देकर उस बकरी की कुर्बानी दी जा सके। जब इन लोगों को रोका गया तो मस्जिद के दरवाजे के बाहर भारी हंगामा हो गया। पकड़े गए इन तमाम लोगों को अदालत में पेश करने के बाद फिलहाल रिहा कर दिया गया, लेकिन इस हरकत ने पूरे इलाके में गुस्से की लहर दौड़ा दी। अल अक्सा मस्जिद पिछले कुछ वक्त से इंतहा पसंद इजरायली सियासतदानों और सेटलर्स के निशाने पर रही है। ये लोग अक्सर इजरायली फौज की हिफाजत में वहां घुसकर नाजायज
तरीके से मजहबी रस्में अदा करने की कोशिश करते हैं, जो अहाते में अदा करना कानूनन जायज नहीं है। दहाइयों पुराने स्टेटस के मुताबिक गैर मुस्लिमों को तयशुदा घंटों में ही मस्जिद अल अक्सा के अहाते में आने की इजाजत है, लेकिन वहां उन्हें इबादत करने या कोई भी मजहबी निशान दिखाने की सख्त मनाही है। इस तरह की उकसावे वाली हरकतों से यरूशलेम में अमन व अमान के हालात बिगड़ने का खतरा बढ़ गया। दोस्तों, ये वाकया दिखाता है कि किस तरह बार बार अपने समझौतों और कानूनों को तोड़ने की कोशिश की जा रही, जिससे इजराइल और फलस्तीन के बीच टकराव और भी गहरा होता जा रहा। वहीं दूसरी तरफ गजा से दिल को छलनी कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायली बमबारी और जारी तबाही के बीच गजा के नौजवान और मजदूर अपने ही घरों के मलबे में दबी जिंदगी और यादों को तलाशने पर मजबूर है। इजराइल की तरफ से की गई बमबारी ने रिहायशी इलाकों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। तस्वीर में देखा जा सकता है कि गजा के नौजवान बिना किसी भारी मशीन यानी हिफाजती सामान के सिर्फ मामूली औजारों और अपने हाथों से भारी भरकम कंक्रीट हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मलबा साफ कर रहे हैं। हर पल जान का जोखिम बना रहता है, क्योंकि किसी भी वक्त बचा हुआ ढांचा गिर सकता है या दोबारा बमबारी भी हो सकती है। लेकिन इन लोगों के पास अपनी छत और अपनों को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। मई 2026 चल रहा है, लेकिन क्या इजराइल की बमबारी रुकी? नहीं रुकी। इजरायली हमलों ने बुनियादी ढांचों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन का काम मुकम्मल तौर पर आम लोगों के कंधे पर आ गया। ये तस्वीर उस जुल्म की गवाही दे रही है, जहां निहत्थे लोग बिना किसी मदद के अपनी जमीन पर डटे हुए हैं और मलबे के हर पत्थर के नीचे अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। गजा के इन नौजवानों की हिम्मत दिखाती है कि लाख तबाही के बावजूद वो हार मानने को तैयार नहीं है, भले ही उन्हें खाली हाथों से पहाड़ों जैसा मलबा क्यों ना हटाना पड़े। दोस्तों, ये दिलचस्प तस्वीरें देखी जिसमें तेल की तस्करी हो रही। तेल की स्मगलिंग का एक ऐसा मंजर देखा गया जिसने सबको हैरान कर दिया। सरहदी शहर पीरकोर के पास हजारों गाड़ियों का एक रेला नजर आया, जिसमें सैकड़ों पिकअप पर सस्ता ईरानी तेल लेकर पहाड़ों के रास्ते से गुजर रही थी। पाकिस्तान में ईरानी तेल के चाहने वालों की कमी नहीं है, वजह ईरानी तेल सस्ता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और ईरान के सिस्तान को जोड़ने वाले रास्तों पर गाड़ियों का जबरदस्त जाम लग गया। पिछले कुछ हफ्तों से इस तरह के वीडियो लगातार वायरल हो रहे, जो साबित करते हैं कि तमाम सख्तियों के बावजूद इकोनॉमी का दबाव और गरीबी लोगों को इस खतरनाक काम की तरफ धकेल रही है। तकनीकी तौर पर दोनों मुल्कों में ये काम गैर कानूनी है, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा लग रहा है कि तेल की सप्लाई सरहद के दोनों तरफ एक मजबूरी बन चुकी है। इसे रोकना फिलहाल संभव नहीं है, या यूं कहें कि इसे जानबूझकर रोका नहीं जा रहा। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स यानी जुग्राफियाती सियासत को बदल देने वाली एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई समुद्री नाकाबंदी यानी नेवल ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए ईरान और पाकिस्तान ने हाथ मिला लिया। 3 मई 2026 को ये खबर आई है। खबर यह है कि ईरान अब संयुक्त अरब अमीरात के बंदरगाहों के बजाय पाकिस्तान के रास्तों और बंदरगाहों का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान ने अपनी जमीन और बंदरगाहों के जरिए ईरान तक सामान पहुंचाने की बाकायदा इजाजत दे दी। दोस्तों, ये कदम ईरान की उस पुरानी निर्भरता को खत्म कर देगा जो अब तक संयुक्त अरब अमीरात के जबल अली जैसे बंदरगाहों पर रखता था। दोस्तों, एक खबर रूस और यूक्रेन जंग से मुताल्लिक भी सुन लीजिए। यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी में मौजूद बंदरगाह के पास रूस के 2 शैडो फ्लीट जहाजों को निशाना बनाया। ये जहाज तेल ढुलाई के काम आ रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस मामले की तस्दीक करते हुए वीडियो जारी किया और साफ किया कि अब ये टैंकर तेल की ढुलाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये हमला रूस के एनर्जी सेक्टर को चोट पहुंचाने के लिए किया गया, ताकि रूस के पास जंग के लिए फंड यानी पैसा कम हो सके। दोस्तों, रूस ने साल 2022 में हमला शुरू करने के बाद से पाबंदियों से बचने के लिए एक शैडो फ्लीट यानी गुमनाम समुद्री जहाज़ों का बेड़ा तैयार किया था। क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे, तो रूस अपने जाने माने टैंकरों से तेल नहीं बेच सकता था, तो उन शैडो फ्लीट वाले जहाज़ों से तेल बेचना शुरू किया जो गुमनाम थे।
इसलिए उन पर पाबंदियां नहीं थी। अब यूक्रेन इन्हीं जहाज़ों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है ताकि रूस को पैसा न मिल पाए और वो जंग में कमज़ोर पड़ने लगे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली बार, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।